नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की क्लास और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज की 6 प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे या पहली एप्लीकेशन आप बोल सकते हो वो है सर्वांग समता, जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। दूसरी है हमारी समरूपता जिसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम जिसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, है ना। उसके बाद फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज के पास और उनकी कम से कम 5 से 6 तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो दोस्तों, इतने सारे टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है ये कम से कम अच्छा खासा वेटेज लेकर आता है और परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे, बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। पहले मेरा काम यह है कि आपको समझा दूं अच्छे से, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सर्वांग समता, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। दोस्तों, ये सर्वांग समता पहले तो ये जान लीजिए, ये जितने भी आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो त्रिभुज के पार्ट हैं, यानी ये सब त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइंगल की। तो सर्वांग समता जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो नोट कर लें कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब भी क्या होता है? सर्वांग समता। दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनको इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये चिन्ह कैसा होता है? दो लाइनें खींच दो, उनके ऊपर एक टिल्ट का साइन बना दो। ये जो साइन होता है ये टिल्ट का साइन होता है। तो इस साइन को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अगर मुझे दो त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी को सर्वांगसम दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि त्रिभुज एबीसी और ये सर्वांग समता का चिन्ह हो गया और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनको शो करूंगा, डिनोट करूंगा। क्लियर है बात? अब पहली बात यह कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हुए तो दो तरह के प्रश्न बनेंगे यहां पे कि भाई ये सर्वांगसम है तो क्या क्या होगा दोनों के साथ, और सर्वांगसम है तो किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि सर्वांगसम है ना। तो पहली बात तो ये कि जब ये सर्वांगसम होंगे तो क्या क्या होगा दोनों के साथ। अगर मैं बोल दूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, मतलब क्या मतलब है इसका सर्वांगसम का? तो जरा संधि विच्छेद करो। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व अंग समान, यानी जितने भी अंग हैं सारे के सारे समान। अंग में क्या गया? जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी समान होंगी, यानी पहले त्रिभुज एबीसी की जितनी भी भुजा होंगी वो त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं के बराबर होंगी, यानी कि साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5 12 13 हैं, तो त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं भी कैसी होंगी? 5 12 13 ही होंगी, यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा क्या हो सकता है? जितने भी कोण हैं वो बराबर होंगे, एंगल्स। एबीसी के कोण मान लो अल्फा बीटा गामा है, तो पीक्यूआर के कोण भी कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा ही होंगे। बात क्लियर है? तो भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर होंगे, इनके परिमाप बराबर होंगे। परिमाप को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। दोनों त्रिभुजों के परिमाप, भाई दोनों की अगर भुजाएं बराबर है तो परिमाप ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, एरिया कैसे होंगे? समान होंगे। ध्यान रखना ये सब बातें। ठीक है, यानी कि जितने भी अंगों की मैं बात करूंगा, सारे के सारे त्रिभुज के अंग, जितनी भी त्रिभुज के पार्ट हैं वो सारे ए वाले और सारे पी वाले सब बराबर होंगे। आगे बात करें तो इनकी जो अल्टीट्यूड्स हैं, जिसको हम हाइट कहते हैं, त्रिभुज एबीसी में 3 ऊंचाइयां होंगी और त्रिभुज पीक्यूआर में 3 ऊंचाइयां होंगी। तीनों की ऊंचाइयां आपस में कैसी होंगी? बराबर, यानी त्रिभुज एबीसी की तीनों ऊंचाइयां त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाइयों के करेस्पॉन्डिंग बराबर होंगी, यानी अल्टीट्यूड्स बराबर होंगे। क्या होंगे? अल्टीट्यूड्स, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाइयां कहते हैं। ठीक है, फिर बताओ माध्यिकाओं की बात कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? मीडियंस, त्रिभुज एबीसी की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज पीक्यूआर की तीनों माध्यिकाओं के बराबर होंगी, है ना। फिर आगे अगर बात करें दोस्तों तो इनका जो सरकम रेडियस है, जिसको कहते हैं परित्रिज्या, सरकम रेडियस, त्रिभुज एबीसी की सरकम रेडियस कैपिटल आर और त्रिभुज पीक्यूआर की सरकम रेडियस वो भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। फिर अगर सरकम की बात करें तो इन रेडियस की भी बात कर सकते हैं। त्रिभुज पीक्यूआर की इन रेडियस और त्रिभुज एबीसी की इन रेडियस भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। मतलब मैं दोस्तों जो भी बात करूंगा पीक्यूआर की वो त्रिभुज एबीसी पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी, या त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो वो त्रिभुज पीक्यूआर पे अप्लाई हो जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि दो त्रिभुज पीक्यूआर एबीसी सर्वांगसम है, एबीसी का क्षेत्रफल अगर 40 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको सोचना ही नहीं है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
बात क्लियर हो रही है? तो ये तो है कि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दोनों त्रिभुजों में क्या क्या होता है, जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे समान हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। आत्मा का परमात्मा से क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो, अब अगर सर्वांगसम है तो किन बेसिस पर सर्वांगसम होते हैं? तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा बिना भुजा के सर्वांग समता हो ही नहीं सकती। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होने हैं तो उसमें भुजा का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वो चाहे तीन की तीनों भुजाएं हो, चाहे दो हो, चाहे एक हो, लेकिन भुजा जरूर है। भुजा भुजा के सर्वांग समता नहीं होती है। विदाउट साइड्स देयर इज नो कॉन्ग्रुएंसी। बात क्लियर हो रही है? तो पहले प्रकार की सर्वांग समता होती है साइड साइड साइड, जिसको क्या बोलते हैं? भुजा भुजा भुजा। तो ये एस से क्या हो गया? साइड हो गया। ध्यान रखना, यहां पे एस से क्या हो गया? साइड हो गया। यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो मैं बोल दूंगा दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। जैसे जरा समझना, यहां पे मेरे पास एक त्रिभुज यहां पे दे रखा है एबीसी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास दे रखा है पीक्यूआर। तो मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है। मैं बोलूं भाई ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 6 सेंटीमीटर और ये वाली 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ ये 5 वाली किसके बराबर? इस 5 के बराबर है। ये 6 वाली किसके बराबर? इस 6 के बराबर है। और ये 7 वाली किसके बराबर? इस 7 के बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। किस प्रॉपर्टी से? भुजा 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 प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? भुजा भुजा और भुजा प्रॉपर्टी, यानी साइड 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 प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहां पे? साइड एंगल साइड। ए से हो गया एंगल। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे एक त्रिभुज की, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, ध्यान देना दोनों जरा, ठीक है। क्या कह रहा है? भुजा कोण भुजा। इसका मतलब दो भुजाएं, मान लो ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, तो इनके बीच का कोण, कोण कहां है? बीच में है ना, तो इनके बीच का कोण, यानी दो भुजा उनके बीच का कोण। अगर यहां भी ऐसी कंडीशन हो गई, मान लो ये भुजा हमारी हो गई बी, ये भुजा हमारी हो गई ए, और इनके बीच का कोण ये, मान लो ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो गया? अल्फा हो गया। अगर ऐसी कंडीशन कहीं दिख रही है कि भाई एक भुजा देखो इस वाली भुजा के बराबर, ये दूसरी वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और दोनों के बीच का कोण अगर अल्फा है तो यहां भी कितना है? अल्फा है। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये दूसरी प्रॉपर्टी से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल साइड एंगल। अब जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, तो देखो मान लो ये कोण अल्फा एंगल हो गया, ये हो गई साइड ए, और ये कोण हो गया बीटा, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में दो कोण, उनके बीच की भुजा, ऐसे देखो, अगर यहां पे मैं मान लो ये कोण मान लो अल्फा है, ये कोण मान लो बीटा है, और इनके बीच की भुजा ए है, तो देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये कोण अल्फा तो ये कोण भी अल्फा, ये वाला कोण बीटा तो ये वाला कोण भी बीटा। तो भाई दो भुजा उनके बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर है ना। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। किस प्रॉपर्टी से हमारे हो गए? तो ये हो गए देखो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण प्रॉपर्टी से। तो देखो बिना भुजा के तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है, चाहे तो भुजा 3 बार आए, चाहे भुजा 2 बार हो, चाहे भुजा 1 बार हो। इसका मतलब भुजा का रहना बहुत जरूरी है अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो, ठीक है। अब ये जो चौथी प्रॉपर्टी है कुछ और नहीं है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी का ही एक रूप है। क्यों? क्योंकि देखो आरएचएस प्रॉपर्टी बेसिकली कहां लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाली भुजा एच यानी हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल वाली भुजा और ये आधार वाली भुजा। तो ये आरएचएस प्रॉपर्टी हो गई ना। ये अगर मान लो 5 है, ये मान लो 12 है, और ये मान लो 13 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरा त्रिभुज हमने खींचा जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि ये मान लो 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गई। तो ये 5 इस 5 के बराबर, ये 12 इस वाली 12 के बराबर, और ये 13 इस 13 के बराबर। तो ये आरएचएस प्रॉपर्टी बेसिकली साइड 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 प्रॉपर्टी है। केवल समकोण त्रिभुज में ये कहा जाता है कि ये राइट एंगल वाली भुजा है, ये आधार वाली भुजा है, और ये कर्ण है, लेकिन है तो भुजा ही ना। तो ये केवल इसी का एक रूप है। तो जब ये 3 प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल में होल्ड करेगी
तो हम ये बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। कितनी बात क्लियर हो रही है? तो सर्वांग समता के लिए 3 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो बिना भुजा के इन्वॉल्वमेंट के सर्वांग समता हो ही नहीं सकती। और अगर समता सर्वांग समता हो गई मतलब दोनों त्रिभुज के सारे अंग बराबर हैं, आत्मा परमात्मा दोनों इक्वल हो गई। क्लियर है? अगला है हमारा टॉपिक समरूपता, जिसको क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिमिलैरिटी। तो इसको जरा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिमिलैरिटी। ठीक है? तो ये समरूपता जो है ये कब होती है फिर? तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर्वांग सम और समरूप होने में। सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल डिट्टो एक जैसा, समरूप का मतलब एक जैसा दिखने वाला। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देखो, है ना, अमिताभ बच्चन 6 फुट के आदमी हैं, दिखते हैं अच्छे खासे देखने में, है ना, तो ये अमिताभ बच्चन हो गए। ये 6 फुट के इंसान है, लेकिन आप इनको अगर टीवी में देखोगे तो ये कैसे दिखेंगे? छोटे से दिखेंगे ना इसे। तो क्या ये अमिताभ बच्चन नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे वही। तो जिस रेशियो में इनकी हाइट छोटी हुई उसी रेशियो में इनकी आंखें भी छोटी हो जाएंगी, उसी रेशियो में इनकी नाकों छोटी हो जाएगी, उसी रेशियो में हाथ भी छोटे हो जाएंगे, उसी रेशियो में पैर और सब छोटा हो जाएगा। यानी कि जिस रेशियो में ये पूरा शरीर छोटा होगा उसी अनुपात, भाई सोचो अगर शरीर छोटा हो गया, नाक कितनी कितनी बड़ी रह गई तो शरीर कैसा दिखेगा? अमिताभ बच्चन नहीं दिखेंगे ना, फिर वो अखिलेश यादव दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन दिखने के लिए सारे अंगों को उसी अनुपात में छोटा होना पड़ेगा। यानी जिस अनुपात में हाइट छोटी होगी उसी अनुपात में आंखें छोटी होंगी, उसी अनुपात में नाक छोटे होंगे, उसी अनुपात में दांत, कान, नाक, मुंह सब छोटा हो जाएगा। ठीक है? और जहां जहां तुम सोच सकते हो हर चीज छोटी हो जाएगी। तो समरूपता का मतलब क्या हो गया? सारे अंग को एक अनुपात में छोटा या बड़ा कर देना, यानी एक जैसा दिखे केवल, बस। अब जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, चलो मान लो कि एक त्रिभुज मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो कोण साढ़े कितने होंगे? 60-60-60 ही होंगे। भाई समबाहु त्रिभुज में भुजाएं कुछ भी हो, कोण 60-60-60 बराबर ही होते हैं। मैं बोलूं मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज ये भी है, इसकी जो भुजा है वो 36-36-36 सेंटीमीटर है, तो सारे कोण अभी भी कितने हैं? 60-60-60 ही तो हैं। तो क्या ये दोनों समबाहु नहीं हुए? बिल्कुल समबाहु हैं। यानी कि अगर ये समबाहु तो ये भी समबाहु, यानी ये इक्विलेटरल तो ये भी इक्विलेटरल। बस भुजाएं जो है देखो हर एक अनुपात में छोटी हो गई। ये वाली भुजा 12 थी तो ये देखो 3 गुनी हो गई, है ना, 36 हो गई। इस वाली भुजा को भी देखो फिर 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, सारी भुजाओं को 3 गुना कर दिया। तो भुजाओं में अनुपात वैसा ही हो गया जैसा कि हम पहली भुजा के साथ किए। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन कोणों पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जब समरूपता की बात करते हैं तो बात किसकी करते हैं? हम जहां पर कभी कोणों का इन्वॉल्वमेंट लेकर ही ना चलें, यानी कि भुजाओं का इन्वॉल्वमेंट लेकर ही ना चले, वहां पर क्या बोल देंगे कि हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। यानी समरूपता के लिए केवल देखो एंगल 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 चाहिए, साइड नहीं चाहिए। और सर्वांग समता में एक कम से कम भुजा का होना जरूरी है, एक साइड का होना जरूरी है। यानी जब कभी भी समरूपता की बात करते हैं तो बोल देते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के करस्पॉन्डिंग बराबर हैं तो हम बोल देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। यानी यहां पर हमें साइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, कोणों का बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पे कोण P है, कोण A है, ये किसके बराबर है? कोण P के बराबर है। मान लेते हैं ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। कोण B कोण Q के बराबर है, तो ये कोण अगर हमने मान लिया बीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये कोण अगर हमने मान लिया गामा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? गामा ही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो तीनों कोण आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। लेकिन भुजाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी हमने ये त्रिभुज देखा था ना, सर्वांग सम वाला, 60-60-60 वाला, हमने क्या बोला कि भाई 12-12 समबाहु बन गया, यहां भी 36-36-36 समबाहु बन गया। तो समबाहु बन गए लेकिन कोण पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। भुजाओं का अनुपात बदल गया, तो एक जैसे होंगे नहीं, एक जैसे दिखेंगे, केवल छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है? तो समरूपता का मतलब क्या? केवल कोणों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो समरूप हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? जैसे पूरी पृथ्वी जो है वो जिस आकार में दिखती है उसको हम एक ग्लोब में देख लेते हैं, तो क्या ग्लोब में हम पृथ्वी को देख सकते हैं? भाई ग्लोब एक तरह से पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन है, समरूप है पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी तो नहीं है ना। अगर सर्वांगसम होती तो पृथ्वी जैसा ही बड़ा होता वो, तो इसका मतलब कि इनके एरिया में भी बिल्कुल वो रिलेशन नहीं होगा।
जिस अनुपात में भुजा कम होगी उस अनुपात में इनका परिमाप कम हो जाएगा। क्यों भाई? लेकिन कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अच्छा एक बात और जरा समझो, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएं। मैं बोल रहा हूं अगर कोण ना लें, मैं दो ही कोण ले लूं, जैसे मान लो ये ले लिया अल्फा, ये ले लिया अल्फा, ये ले लिया बीटा, तो यो ले लिया बीटा, तो दो कोण बराबर हो गए। तीसरा कोण कितना होगा? ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा। ये भी कितना होगा फिर? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो कोई दो कोण बराबर हो जाए, बस काम खत्म। यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। ठीक है। अब समरूपता में अनुपात बराबर होता है। क्या बराबर होता है? अनुपातिक मान बराबर होते हैं, रेशियोज बराबर होते हैं। क्लियर हो रही बात? तो समरूपता का जो चिन्ह है ये केवल ऐसा चिन्ह है, एक जैसा दिखने वाला टिल्ट का साइन। ये जो टिल्ट का साइन दिख रहा है ना, ये समरूपता का साइन है। ठीक है। तो अगर त्रिभुज समरूप है दो, तब क्या होगा? अभी तो समझ लिया कि समरूपता बनती कैसे है। अगर कोण बराबर हुए तो समरूप बन गए, भुजा का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए समरूपता में। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? तो देखो मैं नाम दे रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान देना। ये पहला कोण 1 नाम दे दिया, इस पहले कोण के बराबर है, इसको भी 1 नाम दे दिया। ये दूसरा कोण बी, इसको 2 नाम दे दिया, तो ये इसके बराबर है, तो इसको भी 2 नाम दे दिया। ये तीसरा वाला इसको 3 नाम दे दिया, तो इसको भी क्या नाम दे दिया? 3। तो देखो जब कभी भी हम समरूपता की बात करते हैं तो कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो ये एक के सामने वाली भुजा पहले लिख लो ऐसे, 1 2 3 ऐसे लिख लो, या चलो यहां पे लिखते हैं, 1 लिख लो, 2 लिख लो और 3 लिख लो। ठीक है। अब देखो कोण एक, ये कोण है हमारे, ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। कोण एक के सामने वाली भुजा इस वाले त्रिभुज को पहले ले रहे हैं, तो ये कितनी हो गई? BC। तो ये BC। यहां पे कोण एक के सामने वाली भुजा, तो ये हो गई हमारी QR। तो BC और QR का अनुपात कांस्टेंट रहेगा, किसके बराबर होगा? दूसरे के सामने वाली भुजा, ये देखो कौन सी है? AC है। यहां पे दूसरे के सामने वाली भुजा, ये देखो PR है। ये किसके बराबर होगी? तीसरे के सामने वाली भुजा देखो कौन सी है? यहां पे AB है, ये AB। और यहां पे तीसरे के सामने वाली भुजा कौन सी है? PQ है, ये PQ के बराबर होगी। यानी तीनों भुजाओं में अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। और कैसे अनुपात निकालना है, बात समझ में आ गई? कोण के जिस कोण को पहले वाले में देख रहे हैं उसी कोण को दूसरे वाले में भी देखेंगे, दोनों के सामने की भुजाओं को देखेंगे केवल। ठीक है। तो तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान अनुपात में होंगी। देखो AB अपॉन PQ बराबर किसके? BC अपॉन QR के बराबर AC अपॉन PR के। बात क्लियर हो गई? अच्छा ये भुजाएं जो हैं ये मीटर वगैरह में होती हैं, है ना, मीटर में या सेंटीमीटर में, यानी 1 पावर में होती हैं। तो बताओ परिमाप भी 1 पावर में होता है, तो दोनों के परिमाप का अनुपात भी वही होगा जो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। ऊपर किसकी भुजाएं हैं? ABC की, नीचे किसकी भुजाएं हैं? PQR की। तो PQR का अनुपात जो वो होगा पेरीमीटर, वो नीचे जाएगा, ABC का पेरीमीटर ऊपर होगा। बात क्लियर है? पेरीमीटर भी किसमें होता है? पावर 1 में, यानी मीटर या सेंटीमीटर में होता है। ऐसे देखो दोनों की अगर मैं हाइट्स की बात करूं तो दोनों की हाइट्स भी बराबर होंगी। कैसे जरा समझना है यहां पे। अब इसको छोड़ो, अभी इन तीनों की बात करते हैं। ये तीनों बराबर हुए, अब जरा हाइट्स की बात करते हैं। मैंने कोण A से एक ऊंचाई खींच दी, तो कोण A किसके बराबर था? कोण P के। तो यहां से जो ऊंचाई खींचेंगे ये इसके बराबर होगी। यानी ये अगर H1 तो ये मान लिया हमने H2, तो ये H1 अपॉन H2 का रेशियो भी इसी के बराबर होगा। अच्छा मैंने कोण C से एक ऊंचाई खींची, मान लो ये मान ली मैंने K मान ली, तो कोण C किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। तो यहां से एक ऊंचाई खींचेंगे तो ये भी किसके बराबर होगी? मान लो ये S के बराबर है, तो ये K अपॉन S के बराबर होगा। बात क्लियर है? यानी इनकी करेस्पॉन्डिंग हाइट्स भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। ऐसे इनकी करेस्पॉन्डिंग मीडियंस भी बराबर होंगी, माध्यिकाएं। तो भाई जो कोण बराबर होंगे उनसे जो माध्यिकाएं खींचेंगे वो भी बराबर होंगी। मान लो ये कोण B कोण Q के बराबर है, तो कोण B से एक माध्यिका हमने खींच दी, ये माध्यिका है, तो कोण Q से एक माध्यिका खींच दी। ये दोनों माध्यिकाओं का अनुपात भी कैसा होगा? इन्हीं के बराबर होगा। यानी हाइट्स का अनुपात बराबर होगा, माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा। ऐसे ही जो हमारी इन रेडियस है जिसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं, उनका भी अनुपात इन्हीं के बराबर होगा। सरकम रेडियस का अनुपात भी इन्हीं के बराबर होगा। तो यानी जितनी भी पावर 1 वाली चीजें हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये सब आपस में कैसी होंगी? अनुपातिक मान में बराबर होंगी। अनुपातिक मान बराबर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना।
अनुपात बराबर बोल रहा हूं। अगर ये अनुपात 2:3 है तो इनका भी अनुपात 2:3 होगा, इनका भी अनुपात 2:3 होगा, इनका भी अनुपात 2:3 होगा, इनका भी 2:3 होगा। बात क्लियर है? लेकिन क्षेत्रफल किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है ना। तो भाई देखो, अगर मैं क्षेत्रफल को लिखूं मीटर स्क्वायर और मुझे ये साइड निकालनी है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये सब किसके बराबर होंगी? क्षेत्रफल के अंडर रूट के, स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि भुजाओं में अनुपात 2:3 का है तो क्षेत्रफलों में कितना होगा? तो बोलोगे पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया का अंडर रूट ले लो, ये 2:3 के बराबर हो गया। तो दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात कैसा होगा? दोनों का वर्ग कर दो, ये 4/9 के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे भुजाओं का अनुपात पता है तो मैं वर्ग कर दूंगा, मुझे क्षेत्रफलों का अनुपात चल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी भुजाओं में 2:4 का अनुपात है, 2:5 का अनुपात है, तो क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? 2 का वर्ग और 5 के वर्ग का अनुपात होगा, यानी 4 और 25 का अनुपात होगा। मैं बोलूं क्षेत्रफलों में अनुपात 25 और 36 का है, तो बताओ परिमाप में क्या अनुपात होगा? तो क्षेत्रफल का अंडर रूट ले लेंगे तो परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 6 का रेशियो। ये सब में यही रेशियो होगा, इन सब में यही रेशियो होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि समरूपता कैसे बनती है और सर्वांग समता कैसे बनती है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा समझना एक बात, यहां पे ध्यान से देखो। मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी। मैंने बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी ऐसी, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। इसको नाम दे दिया पीक्यू का। तो कितने त्रिभुज बने जरा बता सकते हो? यहां पे तो रीजनिंग का प्रश्न है। तो भाई एक त्रिभुज बना हमारा एबीसी जो पहले था, और एक त्रिभुज बन गया एपीक्यू जो अब नया बना। ये दोनों समांतर, देखो ये कोण अल्फा, तो ये कोण भी अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर भुजाओं को अगर एक तिरक रेखा एबी काट रही है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ऐसे अगर ये बीटा, तो देखो ये भी बीटा, तो इसके दो कोण अल्फा बीटा, इसके भी दो कोण अल्फा बीटा के बराबर हो गए। भाई सब समझ रहे हो बात? और कोण ये जो है ये तो कॉमन है दोनों में, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो अगर मैं किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दूं तो दोनों जो त्रिभुज बनेंगे वो समरूप बनेंगे। मैं बोलूं कि मेरे पास एक त्रिभुज ऐसा है, मैंने ऐसी रेखा खींच दी, ये दोनों समांतर हैं, तो भाई एक त्रिभुज हमारा ये छोटा वाला और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को भी जरा ध्यान रखना, समरूपता की ये भी एक पहचान होती है कि अगर किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो जो दो त्रिभुज बनते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? इस प्रॉपर्टी को होल्ड रखना, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। केवल जब हम एरिया निकालेंगे तो उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि देखो ये एरिया पावर 2 में होगा मीटर स्क्वायर में, इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ना पावर 1 में, इसीलिए मैंने यहां पे अंडर रूट लगा कर दिया। या फिर आप ऐसा बोल देते कि इन सबका वर्ग कर दो, है ना, इन सबका वर्ग कर दो, तब यहां से अंडर रूट हट जाता। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं और क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है। यहां पे जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे कंसेप्ट, इसलिए मैं बहुत कायदे से इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझने से पहले जरा आओ और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसको जरा समझने की कोशिश करो। ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास है एबीसी, ठीक है, उसमें से एक रेखा पीक्यू ऐसी खींची गई है, इसने पूरे त्रिभुज के एबीसी के क्षेत्रफल को दो समान भागों में डिवाइड कर दिया। यानी अगर ये क्षेत्रफल 1 तो ये नीचे वाला भी 1, दो समान भागों में डिवाइड कर दिया। ये क्षेत्रफल 1 तो ये क्षेत्रफल भी 1। अब बताओ दोनों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा? यानी एपी जो है छोटे वाले की भुजा और एबी जो है वो बड़े वाले की भुजा में क्या अनुपात होगा? तो आप जानते हो कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर खींची गई हैं तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज छोटा वाला है और ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो एपीक्यू और एबीसी ये दोनों कैसे हो गए? समरूप। इनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या है? देखो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है? 1 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो भाई ये क्षेत्रफल 1 तो ये नीचे वाला भी 1 है, क्योंकि इस रेखा ने पूरे त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में डिवाइड कर दिया। तो भाई पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? एपी, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये त्रिभुज का है केवल और केवल, त्रिभुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं देखना है। क्योंकि जब त्रिभुजों में रिलेशन बनता है तब हम किसकी बात करते हैं?
हम बात करते हैं समरूपता की। तो एक त्रिभुज हमारा एपीक्यू, उसका क्षेत्रफल 1 और एबीसी पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2, तो भुजाओं में अनुपात कितना, अंडर रूट लेना पड़ेगा, 1:√2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसी पर आगे चल के चर्चा करेंगे और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई, बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। जरा ध्यान देना, अभी हम लोगों ने क्या बात की, यदि एबीसी एक त्रिभुज है, पीक्यू रेखा ऐसी खींची गई जो बीसी के कैसी है, समांतर है। ठीक है, तुम लोगों ने क्या देखा यहां पे कि हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है एपीक्यू और दूसरा त्रिभुज हमारे पास बन रहा है एबीसी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों ऐसा बोला हमने, इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि हमारा एपीक्यू वाला ये जो त्रिभुज का कोण है ये हमने अल्फा मान लिया। अब बताओ, ये समांतर पीक्यू बीसी के, इसको एक तिर्यक रेखा बी काट रही है, तो ये कोण अल्फा, तो ये वाला कोण भी अल्फा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये कोण हमारा क्या होगा, बीटा अगर होगा, तो बताओ ये वाला कोण भी कितना होगा, बीटा होगा। और कोण ए दोनों में कॉमन ही है ना, कि त्रिभुज एबीसी का भी कोण है और त्रिभुज एबी एपीक्यू का भी कोण वही है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। इतनी बात तो क्लियर है। जरा देखो, छोटे वाले एपीक्यू में आप कौन कौन से कोण ले लो, यहाँ पे अल्फा ले लो, बीटा ले लो, इन दोनों से ही काम हो जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन्हीं दोनों से आ जाएगी। चलो अगर लेना चाहते हो तो ये ए भी ले लो, कोण ए भी ले लो, है ना। अगर मैं तीनों का रिलेशन यहाँ पे लिखूं तो जरा समझना, ध्यान देना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज हम निकालने चल रहे हैं। जो भी आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना पहले। देखो, अल्फा के सामने वाली ये एपीक्यू में भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे अल्फा के सामने वाली तो भाई साहब यही है, ये ए क्यू, तो हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, साथ में अल्फा के सामने वाली ये बड़े वाले में भुजा कौन सी है, तो पूरी एसी, तो ए क्यू अपॉन ए सी, ये रेशियो बराबर होगा किसके, बीटा के सामने छोटे वाले में एपीक्यू में कौन सी है, एपी है, और बीटा के सामने बड़े वाले में कौन सी है, एबी है। ठीक है, ये बराबर होगा ए के सामने कौन सी है, पीक्यू है, और ए के सामने बड़े वाले में कौन सी है, तो बीसी है। तो ये रिलेशन तो हम जानते हैं पहले से, समरूपता वाला रिलेशन है। ठीक है, लेकिन मुझे बेसिकली काम इन्हीं दोनों से है, इन दोनों से ही मेरा काम हो जाएगा। देखो, मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूं, ये दोनों को मैं पकड़ ले रहा हूं और इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, यानी एसी और एक्यू का रिलेशन ये बराबर होगा किसके, ए बी और एपी के अनुपात के बराबर होगा। अब पूरे एसी को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना दोस्तों, यहीं पे ये पूरे के पूरे एसी को मैं ये एपी एक्यू और ये क्यूसी के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जरा देखना यहां पे ध्यान से, एसी को मैंने क्या लिख दिया, एक्यू और प्लस क्यूसी, और अपॉन यहां पे एक्यू है, ये बराबर होगा। ऐसे एबी को क्या लिख दिया, एपी प्लस बीपी, और अपॉन हमारा क्या है, एपी है। अलग अलग डिवाइड कर दो जरा, तो देखो एक्यू से एक्यू कट गया और ये एपी से एपी कट गया, तो कितना आ गया, 1 प्लस क्यूसी अपॉन एक्यू बराबर 1 प्लस आ गया बीपी अपॉन एपी, ये 1 से 1 कट गया। इसको क्यूसी अपॉन एक्यू इज इक्वल टू बीपी अपॉन एपी, इसी को देखो यहां पे ये लिखा गया है, ऊपर जो इसको लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, ये लिखा गया ना, ये वाला पूरा एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। यानी क्या है, ये वाला जो खंड है मेरा और ये वाले जो दो खंड हैं, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके किसके, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये जो पीबी है ना, पीबी लाइन, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये किसी त्रिभुज की लाइन नहीं है ना, तो ये समरूपता नहीं है, ये क्या है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। और ये ऐसा मत कर देना कि ये दोनों को बराबर किया, कि ये पहला खंड ये दूसरा खंड, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो गया, लेकिन इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एपी क्या है, ये छोटे वाले की भुजा, आप बोल दोगे ये छोटे वाले की भुजा एपी। पीबी क्या है, क्या ये बड़े वाले की भुजा है, नहीं ना, ये तो कोई खंड है ना, इस भुजा का एक खंड है। तो जहां से ये समांतर रेखाएं खींची गई हैं वहीं से नीचे वाला खंड है। अगर मैं ये बोलता कि एपी अपॉन एबी,
तो मैं छोटे वाले की भुजा ले रहा हूं, बड़े वाले की भुजा ले रहा हूं, तब ये सारे अनुपात बराबर होते। लेकिन अब ये बराबर नहीं होगा यहाँ पे, किसके, पी क्यू के और बीसी के, ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू छोटे वाले की भुजा है और बीसी बड़े वाले की भुजा है। जबकि ये देखो नीचे ये सब क्या, ये भुजाएं थोड़ी ना है किसी की, ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है ना। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। बस इतना जान लो कि अगर ये समांतर रेखा है, तो मैं फिर से यहां पे बना देता हूं क्या क्या है, जरा देखना ध्यान से। यदि ये समांतर रेखा है इसके, तो ये पूरा का पूरी लंबाई, इसका अनुपात, और साथ में इस लंबाई का अनुपात, ये बराबर होगा किसके, इस लंबाई के अनुपात के और इस लंबाई के अनुपात के, ठीक है। अब प्रश्न इसमें कैसे पूछे जाते हैं, जरा इसको ध्यान देना। आपसे बोल देगा कि भाई ये देखो, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो बताओ ये कितना होगा क्यूसी। यदि पी क्यू बीसी के समांतर है, तब आप वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करके इसको निकाल सकते हो। कैसे कि 4/5 बराबर होगा 3/x के। तो बताओ x कितना हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा 15/4, यानी कि 4 3 12, 3 15 आ जाएगा 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.75। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, इसकी एप्लीकेशन भी पूछी गई है और ये खुद पूछी गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले ये त्रिभुज है, हमारा ये क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लेते हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको जरा ध्यान रखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज एबीसी और एपीक्यू है, पी क्यू ए बी के समांतर है और बीपी क्यू सी, अच्छा ये जरा सही कर लो, ये ए बी नहीं है, ये बी सी है, ठीक है। चलो त्रिभुज बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया से त्रिभुज बनाते हैं ना, कलरफुल त्रिभुज। देखो यहां से मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये, ठीक है। ये त्रिभुज कौन सा है, ए, ये बी और ये सी। कह रहा है कि ये समांतर है किसके, पी क्यू और ए बी नहीं है, ये बीसी समांतर है। तो मैंने ये बीसी, ये पी क्यू खींच दिया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। अब देखो कह रहा है बीपी क्यू सी, देखो बीपी क्यू सी ये नीचे वाला है पूरा का पूरा, ठीक है, ये नीचे वाला, ये एरिया। बीपी क्यू सी क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है, ये चतुर्भुज है। और एपी क्यू क्या है, ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज है। एपी क्यू क्या है, ये त्रिभुज है। इन दोनों का एरिया बराबर है। भाई देखो अगर इसका एरिया मैं बोल दूं 1 है, तो इसका एरिया भी 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। आप इतना जानते हो कि अगर ये पी क्यू समांतर है बीसी के, तो मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो छोटा वाला एपी क्यू और एक बड़ा वाला एबीसी, ठीक है। मैं बोल दूंगा ये दोनों समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये पैरेलल है बीसी के, है ना। अगर समरूप होंगे तो मैं ये भी जानता हूं कि त्रिभुज एपीक्यू का जो भी एरिया होगा और त्रिभुज एबीसी का जो भी एरिया होगा, ठीक है, इन दोनों के एरिया का रेशियो भी कैसा होगा। भाई ये देखो, ये छोटे वाले का एरिया कितना 1 और बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी का एरिया पूरा कितना हो जाएगा भाई 1 1 2। तो अगर एरिया का रेशियो 1 2 है दोस्तों, तो सीधी सी बात इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा अंडर रूट में। यानी अगर मैं छोटे वाले की भुजा एपी ले लूं और बड़े वाले की भुजा ए बी ले लूं, तो इन दोनों में रेशियो 1/√2 का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एपी को 1 ले लेते हैं और ए बी को कितना √2 ले लेते हैं। तो भाई जरा ध्यान से देखना, इसको समझना थोड़ा, ठीक है। एपी कितना आ गया, ये पूरी लंबाई कितनी आ गई 1 आ गई। कौन सी लंबाई है, ये पूरी लंबाई है, ये 1 आ गई, ठीक है। और ए बी कितनी है, ये पूरी लंबाई है, ये यहां से लेकर यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है, √2 है। तो अब बताओ ये पी बी कितना होगा, तो बोलोगे ये √2 में से 1 घटा दो, ये हो जाएगा √2 - 1। ये लंबाई कितनी आ गई, √2 - 1 आ गई। और प्रश्न पूछ क्या रहा है, एपी और पीबी का रेशियो। तो भाई एपी कितना है यहाँ पे 1, पीबी कितना है √2 - 1, तो अनुपात कितना आ गया, ये अनुपात आ गया। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बात समझ में आ रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कुछ और। ये देखो, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो और मजेदार थ्योरम है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। एक बार जरा ध्यान रखो,
अगर हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है तो बताओ इस बीसी रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो बोलो कि भाई एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये खींची गई है, एक ये हो गई, एक ये, ऐसे अनंत रेखाएं हो सकती हैं, हो सकती हैं। लेकिन एक रेखा ऐसी भी होगी ना जो मिड पॉइंट से होके जाएगी। मतलब समझो, देखो मैंने बोला कि ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये पी वाला, और ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है? ए सी का मिड पॉइंट ये है ना, क्यू वाला। ये दोनों क्या है? मध्य बिंदु हैं। यानी पी क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। अगर पी क्यू मध्य बिंदु है तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, ये तीसरी भुजा। भाई देखो, ये ए बी का मध्य बिंदु, ये ए क्यू ए सी का मध्य बिंदु, तो बची कौन सी? बीसी बची ना। तो बीसी के समांतर हो जाएगी ये रेखा। यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदु अगर हम मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो ये पैरेलल हो गई किसके? बीसी के। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो PQ होगी ना, ये BC की आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जरा समझो इसको। अच्छा, आप इतना तो जानते हो कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो APQ और ABC समरूप होंगे। किसकी बात कर रहा हूं? APQ की और ABC की। ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे? सिमिलर होंगे। होंगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन भाई साहब का जो रेशियो होगा और इन भाई साहब का जो रेशियो होगा वो ये PQ और BC के रेशियो के बराबर होगा। देखो, ये मिड पॉइंट है तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये BP। तो ये पूरा कितना? 2 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब भाई अगर AP हमारा 1 है तो AB कितना होगा? 2 होगा। यानी भुजाओं में अनुपात कितना है? AP का AB से अनुपात कितना है? 1:2 का है कि नहीं है? तो बताओ, ये एक भुजा ये PQ भी तो है, और बड़े वाले की भुजा देखो ये BC है, तो इनका भी अनुपात तो 1:2 ही होगा। इसका मतलब अगर ये 1 तो ये कितनी? इसकी डबल 2। तो ये ध्यान रखो, ये जो PQ होगी ना, ये BC की आधी होगी। कब? जब ये मिड पॉइंट होंगे। ये क्या होंगे? ये मिड पॉइंट होंगे। क्लियर है बात? तो वही सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। देखो, यदि PQ मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है तो भाई देखो, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ये अगर 1 तो ये कितनी? 2 हो जाएगी। तो वही क्या कह रहा है कि PQ समांतर होगी, यानी ये क्या होगी? ये BC के समांतर होगी, और PQ जो है BC का आधा हो जाएगी। ठीक है। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर ये समांतर हैं तो जरा ध्यान देना, इनके एरिया में क्या अनुपात होगा? किनके एरिया में? जरा देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, तो भाई ये AP कितना? 1 है। तो ये बड़ा वाला कितना होगा? AB, ये 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 1 तो ये भी तो 1 ही होगा, ये वाला, ये ऊपर वाला 1, तो ये पूरा कितना? 2। इनकी भुजाओं में 1:2 का अनुपात, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना? स्क्वायर में जाएगा क्षेत्रफल कि नहीं जाएगा? 1 और 4 के अनुपात में होगा। मतलब अगर मैं APQ का क्षेत्रफल लिखूं तो ये 1 होगा, और ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये एक, तो ये कितना? नीचे वाला 3, यानी ये BPCQ कितना हो जाएगा? 3 रेशियो में। कब? जब ये मिड पॉइंट होंगे। बात क्लियर हो रही है? इसको भी ध्यान देना जरा। अच्छा, अब एक बात जरा बताओ, मेरे पास ये पूरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये मिड पॉइंट है, इस वाली भुजा का, इस वाली भुजा का मिड पॉइंट ये है, नीचे वाली भुजा का मिड पॉइंट ये है। मैंने तीनों मिड पॉइंट्स को मिला दिया, ये त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ABC। ठीक है। इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो त्रिभुज बना उसका नाम मैंने दे दिया PQR। यानी ये P AB का मिड पॉइंट है, ये Q AC का, और ये R BC का। ठीक है। तो देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, वैसे तो 5 बन रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 त्रिभुज बने। तो पहली बात तो ये देखो, ध्यान रखो कि पहला त्रिभुज APQ, दूसरा त्रिभुज BPR, तीसरा त्रिभुज PQR, और चौथा त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया? यहां पे CQR। ये चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये चारों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम। कैसे होंगे? सर्वांगसम। अभी मैं प्रूव करता हूं कैसे होंगे। ये कैसे होंगे? सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो अपने आप ही रहेंगे, है ना। हर कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज सिमिलर होंगे ही होंगे।
अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, जरा समझना एक बात को। पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे ये ए, ये बी और ये सी, ये मिड पॉइंट पी, ये क्यू और ये आर की। जरा देखो, ये देखो, ये कोण ए के सामने वाली भुजा बीसी, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए। कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली एसी, इसको मैंने स्मॉल बी नाम दे दिया। कोण सी के सामने वाली भुजा ये ए बी, इसको मैंने स्मॉल सी नाम दे दिया। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हमारी हो गई, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। ठीक है, जरा ध्यान देना, बीसी के समांतर होगी पी क्यू, क्योंकि ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, अभी पढ़ चुके हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। अगर ये मिड पॉइंट है तो इनको मिलाने वाली रेखा पी क्यू बीसी के समांतर होगी और बीसी की आधी होगी। तो बताओ पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बाई टू होगी कि नहीं होगी, होगी। चलो उसको भूल जाओ। अब जरा बताओ पी आर रेखा, पी आर रेखा समांतर है किसके, बीसी एसी के। क्यों समांतर है, क्योंकि ये इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, ये भी तो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर हो जाएगी। तीसरी वाली कौन सी, यहाँ पे बी है, तो ये बी के समांतर है, तो बी की आधी भी होगी, ये हो जाएगी बी बाई टू। अच्छा, ऐसे ही क्यू आर जो होगी ये समांतर किसके होगी, ए बी के, तो ये समांतर हो गई ए बी के, तो ये ए बी की आधी भी होगी, ए बी कितनी है सी, सी की आधी कितनी हो जाएगी सी बाई टू। ये तीनों बात समझ में आई। चलो आगे जरा समझो, ये एपी कितना होगा, ये पूरा सी, तो ये सी बाई टू, ये भी सी बाई टू, ये पूरी ए क्यू कितनी होगी बी बाई टू, और ये भी बी बाई टू। ऐसे ये ए बाई टू और ये भी ए बाई टू। क्यों ऐसा है, तो ये भाई ये मिड पॉइंट्स है ना, सीधी सी बात है, मिड पॉइंट्स है तो आधी आधी होंगी कि नहीं होंगी। जरा देखो त्रिभुज ए पी क्यू, ध्यान देना अब यहां पे, त्रिभुज ए पी क्यू, इनकी भुजाएं क्या क्या हैं, तो आप बोलोगे ए बाई टू है, बी बाई टू है, सी बाई टू है। ठीक है, मैं बोलूं अच्छा दूसरा त्रिभुज देखो बी पी आर, त्रिभुज बी पी आर, इनकी भुजाएं बताओ, तो बोलोगे ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू। अच्छा मैं बोलूं तीसरा त्रिभुज देखो यहां पे क्या है, सी क्यू आर, इनकी भुजाएं बताओ, तो बोलोगे ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू। मैं बोलूं चलो चौथे वाले की बात करो पी क्यू आर की, इनकी भुजाएं बताओ, तो बोलोगे फिर से ए बाई टू, बी बाई टू और सी बाई टू। अब बताओ ये चारों की त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू ही तो है। सर्वांग समता क्या कहती है, भुजा 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 अगर बराबर है तो सर्वांग सम हो गए। तो भाई तीनों में वही तो भुजाएं हैं, इसका मतलब ये चार के चारों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब इनके सभी अंग बराबर होंगे, होंगे। तो मैंने वही बोला कि देखो छोटे वाले त्रिभुज का 1 का एरिया 2 के एरिया के बराबर, 3 के एरिया के बराबर, 4 के एरिया के बराबर, यानी ये चारों के एरिया आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज को इसका मतलब कि 4 एरिया में डिवाइड कर दिया गया बराबर बराबर। इसका मतलब अगर मैं किसी एक का भी एरिया निकालना चाहूं तो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा परिमाप देखो जरा, परिमाप क्या हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है, भुजाएं आधी हो गई तो परिमाप आधा हो जाएगा, भुजाएं आधी हो गई इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो जैसा अनुपात भुजाओं में होता है वैसा ही अनुपात तो परिमाप में भी होता है ना। तो परिमाप भी कैसा हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया। देखो परिमाप सबका कैसा हो गया, सबका आधा। भाई ओरिजिनल ट्राइंगल का परिमाप कितना, ए प्लस बी प्लस सी, इनका परिमाप कितना, तो बोलोगे ए बाई टू प्लस बी बाई टू और प्लस सी बाई टू, यानी मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो परिमाप आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई परिमाप जैसा भुजाओं में होगा अनुपात वैसा ही परिमाप में होगा, भुजाएं आधी हो गई तो परिमाप आधा हो जाएगा। लेकिन अगर भुजाएं आधी हो गई हैं यानी 1/2 का रेशियो है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर में होता है ना वो, तो 1/4 का रेशियो हो जाएगा। यानी कि पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है एबीसी का, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सबका एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। यानी इसका एरिया 1 वाले का, 2 वाले का, 3 का और ये 4 का, सबका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है इतनी।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्लियर? कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये तीनों मध्य बिंदु, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया कितना होगा। तो भाई क्या दिक्कत है, 13, 14, 15 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 84। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बटे 4, कितना हो जाएगा 21। बोलो समझ में आ रही बात? तो ये मध्य बिंदु प्रमेय है, इसको जरा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। 4 जो त्रिभुज बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे चारों त्रिभुजों की, तो चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा, इसलिए पूरे त्रिभुज का एरिया 4 भागों में डिवाइड हो गया है। जो इन चारों का परिमाप होगा वो बड़े वाले के परिमाप का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे। अब देखो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान देना। मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी त्रिभुज कैसा है, समकोण है। समकोण इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। बी वाले जहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री से सामने वाली भुजा एसी पर, एसी क्या है, कर्ण है, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। ठीक है, तो देखो बीडी क्या है, यहां पे बीडी परपेंडिकुलर डाला गया है किस पर, कर्ण पर, एसी पर। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो कितने त्रिभुज हमारे बन के तैयार होगा इस तरह से, ये तो रीजनिंग का प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हो। भाई देखो एक तो हमारा त्रिभुज हो गया यहां पे कौन सा, पूरा बड़ा वाला एबीसी। एक त्रिभुज हमारा बन गया यहां पे देखो त्रिभुज एबीडी। एक त्रिभुज हमारा बन गया यहां पे त्रिभुज सीबीडी। तो ये 3 त्रिभुज बन के तैयार हो गए। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये जो 3 त्रिभुज है ना, ये तीनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। भाई सर्वांग तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांग होने के लिए सब बराबर होने चाहिए। आपको दिख ही रहा होगा इसका एरिया देखो कितना है, इसका एरिया कितना है, सर्वांग तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जो है ये आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब ये समरूप क्यों होंगे जरा समझना, ध्यान से देखना यहां पे। चलो इसी को लेके चलते हैं। देखो ये कोण 90 डिग्री, बड़े वाले की बात कर रहा हूं, ये कोण मैंने मान लिया थीटा। बताओ ये बड़ा वाला कोण कितना होगा, तो आप बोल सकते हो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना ए बी डी में ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा भैया, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मैं सारे त्रिभुज यहां पे बना देता तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो एक तो ये बड़ा वाला ही है, ठीक है, एक त्रिभुज ये बना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको क्या नाम दिया गया, एबीसी का। ठीक है, एक देखो ये छोटा वाला त्रिभुज है, ऐसा बना है ना, ऐसा, रुको देखो ऐसा बना है, ये ए, ये बी और ये डी, ये 90 डिग्री है। और एक देखो नीचे ऐसे बना है, ये बी डी, ये ऐसे बना है। ठीक है, तो ये बी, ये डी और ये सी। जरा देखो ये कोण भी 90 डिग्री है, कोण सी को मैंने थीटा मान लिया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो कोण भी ये वाला कोण है ना, ये कोण ए कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना थीटा हो जाएगा, तो थीटा 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री, थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री, ये दोनों समरूप हुए। अच्छा इनकी बात जरा करते हैं, देखो कोण सी कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे कोण सी कितना हो जाएगा, थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से ये जो 3 त्रिभुज बने हैं ना, तीनों के कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, तीनों कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर तीनों समरूप हो जाएंगे यहाँ पे, तो बस कहानी समरूपता की लगेगी। आओ जरा देखते हैं।
देखो, सबसे पहली बात, पहला मैं ये प्रूफ करता हूं। देखो, ये बीडी क्या है, ये लंब है, किस पर लंब है, कर्ण पर। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर मैं त्रिभुज का एरिया निकालना चाहूं तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कैसे होगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालेंगे कैसे, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालते हैं 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, बीसी है, और ऊंचाई कितनी है, एबी है। तो ये त्रिभुज एबीसी का एरिया हो गया। ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज का एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आधार अगर हम एसी को मान लें तो बीडी हमारा लंब हो जाएगा, यानी 1/2 आधार कितना हो गया, एसी, और बीडी क्या हो गया, यहां पे लंब हो गया। ये भी इसी त्रिभुज का एरिया है। अब अगर दोनों ही त्रिभुज के एरिया है तो दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दो, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी, ये बराबर किसके होगा, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी के, 1/2 कट गया। ठीक है। अच्छा, बी डी के अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ए सी से डिवाइड कर दूं, तो वही लिखा है, देखो बी डी बराबर क्या, ए बी इंटू बी सी और बटे ए सी। ये ए बी बी सी क्या है, ये हमारी लंब वाली भुजा, ये हमारी आधार वाली भुजा, और ए सी क्या है, पूरा कर्ण है। यानी अगर मुझे किसी समकोण वाले एंगल से अगर लंब डाला गया है कर्ण पर, उसकी लंबाई पता करनी है, तो मैं बोलूंगा क्या, ज्यादा ध्यान देना यहां पे। देखो, मैंने इसको मान लिया x, ये निकालना है हमें, मान लो ये परपेंडिकुलर, ये मान लिया बेस, और ये मान लिया हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से दोस्तों, हो जाएगी परपेंडिकुलर इंटू बेस और बटे कर्ण। ये निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। बोलो, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब इस तरह से प्रश्न कैसे बनते हैं जरा ध्यान देना। ये लंब की लंबाई निकालनी है, ठीक है। देखो, मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है। कर्ण बीडी की लंबाई बताओ कितनी होगी। ठीक है, जैसे ये बीडी की लंबाई कितनी होगी ये पूछ लिया, ये x है, ये 9, ये 12, तो पूरा एसी कितना, 15 हो जाएगा। भाई ये देखो, ये 3 × 3 का रेशियो है, ये 3 × 4 का रेशियो है 12, तो ये 3 × 5 का रेशियो होगा, 3, 4, 5 का रेशियो बनता है ना समकोण में, तो 3 से देखो मल्टीप्लाई हर जगह पे हो रहा है, इसका मतलब ये 3, 4, 5 के रेशियो में रहेगा, तो ये 15 हो गया। या पाइथागोरस लगा लो, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट में 15 आ जाएगा तब भी। ये 9 भाई साहब, ये 12 और ये 15, x निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 12 × 9 और बटे 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना हो गया, 36/5, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया, 7.2 सेंटीमीटर, है ना। चलो, ये प्रूविंग समझ में आ गई। ठीक है, देखो पहले मैं तीनों रिलेशन जरा बता दूं, ये तीनों रिलेशन, फिर ये चौथा डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर मैं प्रूविंग समझा देता हूं। देखो, बीसी स्क्वायर, ये लंब डाला गया है, तो ये बीसी का वर्ग, बीसी का वर्ग किसके बराबर होगा, देखो ये सीडी, यहां से बीसी है ना, तो ये देखो ये सीडी हो गई, ये सीडी इंटू एसी पूरा, बीसी वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, सीडी इंटू एसी। ऐसे ये अगर बीसी स्क्वायर निकालना हो, ये बीसी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये सीडी, यहां पे लंब डाला गया है, और ये पूरा कर्ण। ठीक है, ऐसे देखो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ध्यान देना जरा यहाँ पे। अगर मुझे अभी इसको मत देखो, मैं जो बता रहा हूं उसको देखो, ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो ये ए बी स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होगा, तो यहां से पहले लंब तक आओ, तो एडी, ये पूरा एडी इतना मल्टीप्लाई और इंटू एसी पूरा ये। यानी कि अगर मुझे दोनों की स्क्वायर लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे बीसी स्क्वायर लिखना, आप इसको मत देखो यार, अभी ये सब मत देखो, अभी ये सब जो मैंने लिखा है इसको मत देखो। लो, अब क्या देखोगे, देखो मैं क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैंने बोला अगर मैं ये बीसी निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो ये बीसी स्क्वायर कैसे लिख दूंगा मैं, बराबर यहां से पहले लंब तक पहुंचो, सी से लंब तक पहुंचो, तो क्या हो गया, सीडी हो गया, और फिर कर्ण लिख दो एसी, बीसी स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर मैं ए बी स्क्वायर लिखना चाहूं, ये वाली लंबाई लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा,
AB स्क्वायर लिख दो बराबर, यहां से आओ पहले लंब तक, ये हो गया AD, साथ में कर्ण लिख दो AC कर्ण। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, ये वाला याद ही हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर, ये पूरी BD, ये BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये वाला खंड AD और ये वाला खंड CD, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब जरा देखो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लो ये हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से लंब डाल दिया गया, पहले तो ये लंब की लंबाई पूछ लेगा, निकाल सकते हो। ये 7 24, तो ये पूरा कितना 25, तो क्या करोगे 7 गुणे 24 बटे 25, ये BD की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये BD की लंबाई हो गई। अच्छा दूसरा, ये आपसे अगर ये CD पूछ ले तो क्या करोगे? तो ये BD की लंबाई निकाल के पाइथागोरस लगाओगे? अरे ना यार, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। देखो मुझे ये तो पता है ना कि BD का वर्ग, ये BC का वर्ग कितना हो जाएगा 24 का वर्ग बराबर CD इंटू पूरा AC, पूरा AC कितना है 24 है, डिवाइड करो, CD की लंबाई ले लो। तो ये 3 रिलेशन ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये चौथा मैंने आपको ये 5वां वाला डिस्कस करा दिया कैसे हुआ। अब ये बात करते हैं चौथे वाले की, जरा देखना ध्यान से। चौथे वाले को समझो, ये BD है ना, ये BD, इनका रिलेशन इन दोनों के साथ कैसे होगा? तो ये BD स्क्वायर 1 में इज इक्वल टू 1 में AB स्क्वायर प्लस 1 में BC स्क्वायर, बस ये उल्टा रिलेशन है, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं याद करने के, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले यहाँ पे दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना, कम से कम 8-10 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो प्रूविंग करते हैं, जरा समझते हैं कैसे इनको प्रूव करेंगे। देखो मेरे पास 3 त्रिभुज थे ना, ABD, CBD और ABC। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग बना दिया। हमारे पास 3 त्रिभुज हैं, ABC बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें मैंने कोण C को थीटा माना, तो आप बताइए कोण A कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण B कितना है यहाँ पे 90 है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ABD, देखो ये ABD मैंने बनाया है, ठीक है। ABD में देखो ये कोण D 90 डिग्री, भाई ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा था ऊपर वाला, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ABD और ABC 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों क्या हो गए समरूप हो गए, ठीक है। ऐसे देखो नीचे वाले BCD में, ये BCD नीचे वाला, ये कोण D यहां भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा है तो ये 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये तीनों ही कोण कैसे हो गए समरूप हो गए कि नहीं हो गए? यही तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये जो 3 त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, वो तीनों कैसे होंगे समरूप होंगे, बशर्ते ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जहां पे 90 डिग्री वाला पॉइंट है, वहां से अगर हम सामने वाले कर्ण पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो 3 जो त्रिभुज बनते हैं वो 3 के तीनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे समकोण वाले समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूं, ये वाला और ये वाला, जरा रिलेशन समझना। थीटा के सामने की बात कर रहा हूं, पहले 3 कोण हमारे पास, कौन कौन से यहां पे लिख देता हूं। देखो 3 कोण है, थीटा 90 माइनस थीटा और साथ में 90 डिग्री, ठीक है। मैं कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं? ये ABD और ABC की। जरा देखो थीटा के सामने वाली ABD में कौन सी है? AD, तो ये AD हो गया, अपॉन थीटा के सामने यहां पे देखो C के सामने, ये थीटा के सामने कौन सी है? AB है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के सामने देखो छोटे वाले में, ये 90 माइनस थीटा के सामने देखो BD है, BD अपॉन यहां पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने BC है, ये BC हो गया। ये बराबर होगा 90 के सामने देखो छोटे वाले में, ठीक है। 90 के सामने ये देखो AB है, तो ये AB अपॉन यहां पे देखो 90 के सामने कौन सी है? पूरी AC है, तो ये AC, ठीक है। अब जरा देखो इस पहले वाले को इस तीसरे वाले को जरा देखो एक साथ, ये दोनों बराबर है। अगर मैं दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, यहां से क्या निकल के आता है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। बताओ ये रिलेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये दूसरे वाले में, ये AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ठीक है। ऐसे मैं इन दोनों को अगर पकड़ लूं भाई, तो जरा देखो यहां पे थीटा के सामने AD, तो यहां ऊपर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। थीटा के सामने क्या है? AD है,
अपॉन, यहां पे देखो इसमें थीटा के सामने क्या है, बीडी है, इज इक्वल टू, यहां पे देखो 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी है, या चलो एक काम करो 90 माइनस थीटा के सामने देखो बी डी है, ठीक है, यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने सी डी है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बी डी स्क्वायर बराबर क्या, ए डी इंटू सी डी, यानी ये ए डी और ये सी डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाई ये देखो ये तीसरा वाला है। तो इस तरह से ये सारे आप प्रूव कर सकते हो आसानी से, बात क्लियर हो रही है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, अब ये 5 के 5 जो रूल हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से 5 में से कई बार एग्जाम में कई चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। चलो अब देखो कोण समद्विभाजक प्रमेय, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ये एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, उसमें से ये जो एडी रेखा खींची गई ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर को ऐसे क्रॉस करके दिखा रहे हैं तो समझ जाना कि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एडी रेखा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि इसी एंगल को क्या कर रही है, इसी कोण को क्या कर रही है, ये दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये अल्फा अगर, तो ये भी अल्फा, ठीक है। जरा ध्यान देना, मैं साइन रूल लगा रहा हूं किसमें, इस छोटे वाले में, पहले वाले में, इसको मैंने पहला नाम दे दिया, ठीक है। इसमें मैं साइन रूल लगा रहा हूं, जरा फिर से देखना, इसको मैं पूरा एंगल बना दूं पहले, ये मैंने मान लिया अल्फा, ये अल्फा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा अगर ये थीटा हो जाएगा तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों पे क्या लगा रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर, ये पहला वाला त्रिभुज हमारा है और ये दूसरा वाला त्रिभुज है। देखो पहले वाले त्रिभुज में अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लगाऊं तो साइन थीटा के सामने वाली कौन सी है, ए बी, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए बी, ये बराबर होगा किसके, देखो ये साइन अल्फा अपॉन बी डी, साइन अल्फा अपॉन बी डी, ठीक है। या अगर मैं इन्हीं से एक रिलेशन निकाल दूं कि साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा कितना हो जाएगा, या साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। बोलो बात क्लियर हो रही है, थोड़ा उल्टा लिख दिया ना, ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। यहां से देखो हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी, चलो अब अगर मैं दूसरे वाले त्रिभुज में देखूं यहां पे, तो जरा समझना, दूसरे वाले में अगर मैं लिखूं ये अल्फा के सामने क्या है, सी डी है, तो साइन अल्फा, अल्फा रूल, साइन रूल यहां भी लगा रहा हूं, साइन अल्फा अपॉन सी डी, ये बराबर किसके होगा, साइन 180 माइनस थीटा, और अपॉन इसके सामने कौन सी है, ये वाली भुजा ए सी। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ और नहीं है साइन थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, साइन थीटा, ये कुछ और नहीं है, ये साइन थीटा ही है, ठीक है। अब देखो यहां से साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा निकालो जरा, साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन ए सी। बताओ यहां से साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, यहां से साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू बराबर है दोनों, तो दोनों को बराबर कर दो, यानी बी डी अपॉन ए बी ये बराबर होगा सी डी अपॉन ए सी के। तो भाई यहां से ए बी अपॉन ए सी की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं, ये किसके बराबर हो जाएगी, यहां से बी डी अपॉन सी डी के। यही क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। मतलब अब जरा इसको समझ लो, ये एक थ्योरम है क्या, तो है ये कि अगर ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है और ये एडी रेखा ऐसी खींची गई कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हैं, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं जिनको मिलाने पर ये कोण बना है जिसकी एंगल बाइसेक्टर खींची गई है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों के अनुपात में होगा। क्लियर हो रही बात, मतलब अगर ये 5 ये 4, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 5:4 के अनुपात में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको जरा ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारी बातों को यहां पे डिस्कस करेंगे।
तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगली जो क्लास रहेगी वहां पे हम बहुत सारी और प्रमेय को पढ़ेंगे, जैसे अपोलोनियस प्रमेय हो गई, है ना, इन सारी प्रमेय को पढ़ेंगे। कोण अर्धक प्रमेय हो गई, आंतरिक कोण अर्धक, बाह्य कोण अर्धक प्रमेय, और बहुत सारे यहाँ पे और भी प्रमेय को पढ़ेंगे, मतलब 8-10 प्रमेय को और भी देखने वाले हैं। तो ये जितनी प्रमेय मैं बता रहा हूं, इनको सबको अपने पास नोट करते चलो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सब करेंगे ना, तो इन सारी प्रमेय को मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो ये अप्लाई हो रही है यहाँ पे, है ना। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।